Hello students, welcome to online platform of MGCI Fighter 2.0 Perfect Scorer for Biology। बच्चों पिछली क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में डाइहाइब्रिड क्रॉस डिस्कस किया हमने। फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो क्या मिलता है ये देखा। कुछ फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे कि जब भी पॉलीहाइब्रिड क्रॉसेस दिए हों तो उसके बेसिस पे आप टाइप ऑफ गैमीट्स, टाइप ऑफ फिनोटाइप्स, जीनोटाइप्स एंड जाइगोट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात क्यों आई? जीन्स के बारे में कंसेप्ट किसने दिया? फैक्टर्स के बारे में आप जानते हो मेंडल ने, बट क्या मेंडल फैक्टर का फिजिकल प्रेजेंस बता पाए थे? नहीं, ये उनका रिसर्च का एक ड्रॉबैक था, बिकॉज उन्हें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही पता नहीं था। तो अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जब पता चला तो मालूम पड़ा कि जीन कुछ होता है, जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा था, उसे जॉनसन ने क्या डिफाइन किया? जीन। तो आगे बढ़े, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देखेंगे। क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, जीन का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपको पहले तो इसका ईयर पता होना चाहिए, 1902। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ये बताया है, शुरुआत में एनसीईआरटी बताती है कि मेंडल को जितनी पब्लिसिटी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, इसीलिए मेंडल्स वर्क वाज रीपब्लिश्ड। तो 1902 से पहले लगभग 1900 की बात है, मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी। मेंडेलियन वर्क। अब ये डिस्कवरी करने वाले 3 साइंटिस्ट, शेमाक, ये थे सेम प्लेस से जहां से मेंडल बिलोंग करते थे, ऑस्ट्रिया। देन एच से ह्यूगो डी व्रीस एंड एच से हॉलैंड। देन फ्रॉम जर्मनी, कोरेंस। ठीक है, तो मेन जो ड्रॉबैक था वो मेंडल का ये था कि वो फिजिकल प्रेजेंस नहीं बता पाए। अबाउट द फैक्टर, उन्होंने जो फैक्टर के बारे में बोला वो बहुत से लोगों को चीज एक्सेप्टेड नहीं हुआ। मतलब फैक्टर के बारे में स्टेबल इनहेरिटेंस जो उन्होंने बताया था ना, समथिंग स्टेबली इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू गैमीट्स, ये बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। सो नाउ, अब पहले तो क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में ये समझ में आना चाहिए कि आपको बेसिकली क्रोमोसोम कब दिखेंगे? ऑब्जर्व ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है बेटा, माइटोसिस, मियोसिस। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पिछले लेक्चर्स आप देख सकते हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एक्चुअल में क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। इन दोनों में ही क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है। दोनों में कॉमन फीचर क्या है? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो अब आपको मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम की मदद से क्या बताना है? आपको एक्सप्लेन करना है मेंडलियन प्रिंसिपल्स। तो ये कैसे समझाएंगे? मेंडल ने बात करी थी फैक्टर के बारे में, दैट मीन्स जो प्रेजेंटली अभी हम जानते हैं जीन्स।
तो जीन्स और क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? पैरेलल. सो बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम कैसा? पैरेलल. कैसा होना चाहिए? पैरेलल. ठीक है. अब इसके सारे पॉइंट्स बेटा एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड हम देखेंगे, बिकॉज जनरल भी अगर हम बात करेंगे तो वही पॉइंट्स की बातें करेंगे. सो इससे बेटर है कि हम एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट को याद करें. देखो ना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया है स्टार्टिंग में ही मेंडल के बारे में, कि मेंडल ने जो वर्क पब्लिश करा था. मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क कब किया? याद रखना है 1865, बट फॉर सेवरल रीजंस इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900. अब इसके बाद देखो 1900 में यहां पर, क्योंकि कम्युनिकेशन इजी नहीं था, पब्लिसिटी नहीं थी उस मैगजीन की, लोकल रीडरशिप थी, ये ऑलरेडी हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं जब मेंडल की हिस्ट्री बात करी थी हम. सेकेंडली, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर्स इन मेंडल्स वर्ड्स as stable and discrete unit control the expression of traits. इस कंसेप्ट को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा. ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज का आप अस्तित्व नहीं बताएंगे, एग्जिस्टेंस नहीं बताएंगे, कहाँ पर लोकेटेड है, आप कैसे उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ, सो एक्सप्लेनेशन फॉर द अपेरेंटली कंटिन्यूस वेरिएशन को बहुत से कंटेम्पररीज ने नहीं माना. थर्डली, मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स, उन्होंने जो बायोलॉजी में मैथ्स लगा लिया, लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूड कर ली, वो अनएक्सेप्टेबल था टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट. फाइनली, दो मेंडल्स वर्क्स suggested that factors were discrete unit, he could not provide any physical proof. कोई फिजिकल प्रूफ नहीं बता पाए. कैसे बताते? क्रोमोसोम नहीं देख पाए थे उस समय. In 1900, 3 साइंटिस्ट, अभी हमने नाम लिखे थे इनके, ह्यूगो डी व्रीज, कोरेंज एंड शर्माक, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड, इंडिपेंडेंटली है हाँ, rediscovered Mendel's result of inheritance. Also, by this time, due to advancement in microscopy, scientists were unable to carry out the observation regarding cell division. और cell division में क्या दिखाई दिए? chromosomes. This led to the discovery of the structures in the nucleus that appear to be double and divide just before cell division. These are called chromosomes. Colored bodies as they were visualized by staining. By 1902, the chromosomes movement during meiosis had been worked out. Sutton and Boveri, देखो इन दोनों का नाम, 1902, Sutton and Boveri noted that behavior of chromosome, अभी हमने एक पॉइंट लिखा था, क्रोमोसोम का बिहेवियर was parallel to behavior of the genes. तो एक चीज याद रखना कि सटन एंड बोवेरी ने ये बोल दिया कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स was parallel to behavior of gene. देखो ये पॉइंट हमने लिखा है ना दोनों का, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स दोनों का बिहेवियर कैसा है? पैरेलल. किसका बिहेवियर किसके पैरेलल है? सो क्रोमोसोम का बिहेवियर जीन्स के पैरेलल है. ठीक है, देखो यहाँ पॉइंट लिखा है ना, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स. एंड यूज ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट, किस फीचर को देखा? क्रोमोसोम के मूवमेंट को देखा टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉज या मेंडल्स प्रिंसिपल्स. So recall that you have studied the behavior of chromosome during mitosis and during meiosis. दोनों में दिखता है. Important thing to remember is that chromosomes as well as genes occur in pair. ये बता दिया सेकेंड पॉइंट इन्होंने कि क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों ही क्या है? पेयर में. पहले बता दिया बिहेवियर के बारे में कि बिहेवियर इनका पैरेलल है जीन्स और क्रोमोसोम का. फिर मूवमेंट होता है इनका सेल डिवीजन के दौरान.
सेल डिवीजन के दौरान मूवमेंट होता है और क्रोमोसोम और जीन्स दोनों ही क्या है, पेयर में होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े। The two alleles of the gene pair are located on homologous pair। ये हमने जब होमोजाइगोसिटी की डेफिनेशन देखी थी वहां बात की थी। अलील्स क्या है, जीन्स का अल्टरनेटिव फॉर्म है। जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम लोकस इज अलील। तो यहाँ पर यही तो बात कर रहा है। लोकस मतलब कौन से क्रोमोसोम पे, लोकेटेड ऑन होमोलोगस पेयर, होमोलोगस साइट्स की बात हो रही है। यहाँ पर देखो G1 G2, G1 और G2 के बीच में आता है S। ये तीनों ही क्या है, इंटरफेस। और इसके बाद आता है सेल डिवीजन का एम फेज। अब इंटरफेज में देखो इनिशियली G1 के बाद जो S आया उसमें होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेट होगा तो जो डीएनए का कंटेंट था वो डबल होगा ना, क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहता है। तो यहाँ पर एक क्रोमैटिड से क्रोमोसोम के पास आ गए दो क्रोमैटिड। अब ये होमोलॉगस पेयर को हम बोलते हैं बाइवेलेंट। ठीक है, तो ये बाइवेलेंट, एक ये बाइवेलेंट और एक ये बाइवेलेंट। ठीक, अब यहाँ पर देखो होमोलॉगस पेयर सेपरेट होते हैं। होमोलॉगस पेयर, ये पेयर क्या होगा, सेपरेशन। मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट ही कारण है किसका, सेग्रीगेशन। जो हम गैमीट की प्लॉइडी आधी करते हैं वो किस कारण से होती है, एनाफेज फर्स्ट। देन एनाफेज 2 में क्या होता है बेटा, ये जब एंड्स पे पहुंच गए फिर एनाफेज 2 होता है। यहाँ पर सेम प्रोसीजर रिपीट होगा मियोसिस सेकंड में, और जब एनाफेज सेकंड आएगा तो यहाँ क्योंकि होमोलोगस पेयर तो ऑलरेडी दूर जा चुके हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। ये जो सेंट्रोमियर है ये स्प्लिट होगा। तो यहाँ सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अलग अलग एक एक क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम्स काउंट हो गया। ठीक, तो यहाँ जो जर्म सेल्स है ये सारे जर्म सेल्स कैसे बने, हैप्लॉइड। इनका नंबर कितना है, 4 इन नंबर। ठीक है, नाउ this is a comparison between the behavior of chromosomes and the genes। यहाँ पर ये क्या है, क्रोमोसोम, दिस इज व्हाट, जीन। अब एक क्रोमोसोम्स क्या है, पेयर में है, तो वो कौन सा अकेला है, वो भी पेयर में। दिस इज सेम। क्रोमोसोम segregate at the time of gamete formation such that only one of the each pair is transmitted to a gamete। यहाँ पर segregate at gamete formation and only one of the each pair, सेम ही तो है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ आ जाओ, independent pairs segregate independently of each other। यहाँ क्या दिया है, one pair segregate। तो ये दोनों सेंटेंसेस से ये समझ में आ रहा है क्या कि किसका नंबर ज्यादा होता है। इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये कॉलम बी जीन है, बिकॉज एक पेयर बहुत सारों में से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली। नाउ ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ meiosis 1 the two chromosomes pair can align at the metaphase। कहां पर अलाइन होंगे, मेटाफेज पे अलाइन होंगे, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, फ्री, कोई बाउंडेशन नहीं है। To understand this, compare the chromosomes of 4 different colors in the left and right columns। In the left column possibility है first, orange and green is segregating together, but in the right hand column the orange and the orange chromosome is segregating with the red। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है मियोसिस फर्स्ट में पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 1, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम। देखो
ऑरेंज एंड ग्रीन क्रोमोसोम, येलो लॉन्ग एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम्स एट द सेम पोल्स, है ना। ये दोनों कहाँ पर है, ये पोल्स है, ये सेपरेट हुए ना, होमोलॉगस पेयर थे। अब इधर देखो, यहाँ पर ऑरेंज के साथ रेड है और येलो के साथ ग्रीन है। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये रैंडम है, इसके ऊपर सेग्रीगेशन के ऊपर कोई किसी का भी फोर्स नहीं है कि कौन किसके साथ कंबाइन होता है ना। तो ये सेग्रीगेशन अरेंजमेंट इंडिपेंडेंट है। मियोसिस सेकंड में आपने देख लिया, इस तरीके से हुए होमोलॉगस पेयर सेपरेट हो गए थे। फिर मियोसिस सेकंड के एनाफेज में आपको ऐसे हेप्लॉइड कंटेंट दिख गए क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मियोसिस सेकंड के एनाफेज में आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा। तो फाइनल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बाद आपको ऐसे जर्म सेल्स मिले। ठीक है, तो अब ये क्रोमोसोमल थ्योरी को हम पूरा कर ले। सटन एंड बोवेरी argued that pairing and separation of pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of the factors they carried. Obvious सी बात है, अगर आपने बोला कि से फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी है, ये क्रोमोसोम है, इस गाड़ी पे बैठे पैसेंजर फैक्टर्स है, ये जीन है अभी के कंसेप्ट के हिसाब से, तो जहां जहां गाड़ी जाएगी वहां वहां फैक्टर्स जाएंगे, वही एक्सप्लेन किया है। Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of the pair of chromosomes would lead to segregation of the pair of factors they carried. Sutton united, मतलब सटन और बोवेरी में से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आप किसको देंगे, सटन को। तो सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, और क्या बोला इसको, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मात्र देना ही सब कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूव सटन एंड बोवेरी ने बिल्कुल नहीं किया। एक्सपेरिमेंटल प्रूव किसने किया, जो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने क्या बताया, led to the discovery of the basis of variation that sexual reproduction produced. ये रिकॉम्बिनेशन क्यों आते हैं, इसका वेरिएशन का रीजन बताया। मॉर्गन वर्कड विथ टाइनी फ्रूट फ्लाइज, बहुत छोटी छोटी फ्रूट फ्लाइज, बहुत कॉमन आपने देखी होगी, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, जितनी छोटी फ्लाइज उतना बड़ा नाम, विच वर फाउंड एवरी सुटेबल स्टडीज। क्यों ऐसा, दे कुड बी ग्रोन, पहला पॉइंट, क्यों इसे चुना था, they could be grown on the simple synthetic medium in the laboratory. They complete their life cycle in about 2 weeks, मतलब बहुत जल्दी आपको generations to generation मिलेंगी। In a single mating, they could produce large number of progeny, बहुत सारी progenies वो दे सकती हैं एक सिंगल मेटिंग में। Also, there was a clear differentiation of the sexes, मतलब मेल और फीमेल आपको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन सा, ये छोटी छोटी कौन है, फीमेल है, नहीं, दिस इज मेल, दिस इज बिगर वन इज फीमेल। ठीक है, तो क्या क्या रीजंस देख लिए हमने बेटा। सबसे पहला रीजन देखा कि फ्रूट फ्लाई को ही क्यों चुना था मॉर्गन ने। सबसे फर्स्ट रीजन था बिकॉज दे कैन बी इजीली ग्रोन ऑन द आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडिया। सेकेंड, मेल और फीमेल को आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, सिंगल मेटिंग में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करेंगी। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जब जब ये डिफरेंशिएट हो गए, इनके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को आपने कैसे ऑब्जर्व किया, सो इजीली लो पावर में देखे गए। ये लो पावर कहीं और भी पड़ा है, बिल्कुल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, पोलन जर्मिनेशन ऑन ग्लास लाइट।
So this is also there was a clear differentiation of the sexes, मेल एंड फीमेल डिस्टिंग्विश हो सकते हैं आसानी से, और हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को आपने लो पावर माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है, तो अब इन्होंने जब ये स्टडी कर लिया तो एक कंसेप्ट नया दे दिया, दैट इज लिंकेज। अब लिंकेज क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है। सो लिंकेज की स्टडीज एंड रिकॉम्बिनेशन की स्टडीज में यहाँ पर बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि लिंकेज में कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कैसे उनका अरेंजमेंट बताना है। नाउ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। बेटा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को किसने एक्सप्लेन किया, टीएच मॉर्गन। मॉर्गन इज नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और मॉर्गन ने इस कंसेप्ट को समझाने के लिए कौन सा मटेरियल देखा था वो भी तो पता चले। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, नाउ linkage and recombination given by T.H. Morgan। अब यहां पर इन्होंने जिस मटेरियल का यूज किया था, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने वाले कौन थे, मॉर्गन। मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसे चुना, ड्रोसोफिला। सरनेम के साथ बोलेंगे, नहीं तो ड्रोसोफिला बुरा मान जाए। मेलेनोगेस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। नाउ अब ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को ही क्यों चुना, ये तो सब हम जान चुके हैं। बिकॉज easily male and female can be distinguished on the morphological basis, contrasting characters are easy to study, बहुत आसानी से सिंथेटिक कल्चर मीडिया में कल्टीवेट हो सकते थे। एक सिंगल मेटिंग में दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग्स। छोटे जितने भी हेरिडिटरी वेरिएशंस है सभी कुछ लो पावर माइक्रोस्कोप में आसानी से ऑब्जर्वेबल थे। सो नाउ अब ये जो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन कंसेप्ट है ये तो नया कंसेप्ट है। अब इसका कुछ ओल्ड कंसेप्ट इससे मिलता जुलता आप अगर एमसीक्यू लगाएं तो कुछ में आपको मिलेगा, कपलिंग एंड रिपल्शन। और ये कपलिंग एंड रिपल्शन का कंसेप्ट देने वाले थे बैटसन एंड पनेट। ठीक है, बट अभी हमें क्या पढ़ना है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। नाउ सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लिंकेज की स्टडी के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस का यूज किया मॉर्गन ने कि डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहली प्रायोरिटी थी डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि मोनो हाइब्रिड में तो सिंगल कैरेक्टर का इनहेरिटेंस देख रहे हो, उसमें आप कैसे लिंकेज को डिफाइन करेंगे। सो डाई हाइब्रिड क्रॉसेस की मदद से हमने लिंकेज को डिफाइन किया। लिंकेज के बारे में ये पता लगा कि लिंकेज है क्या, फिजिकल एसोसिएशन, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स, या फिर इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं दोनों जीन्स ने हाथ पकड़ लिए और बोल दिया कि हम तो सेपरेट नहीं होंगे। टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन associated with each other, tendency of genes to remain associated with each other। तो एक साथ रहने की टेंडेंसी कहलाती है क्या, लिंकेज। और इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं
inability of two genes to separate. Inability of two genes to separate. तो देखा लिंकेज को अलग अलग शब्दों में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स, टेंडेंसी ऑफ टू जीन्स टू रिमेन एसोसिएटेड विथ ईच अदर एंड इनएबिलिटी ऑफ टू जीन्स टू सेपरेट. ठीक है. नाउ अब अगर लिंकेज की हम बात करें तो लिंकेज में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिंकेज, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, इन सब में क्या रिलेशन होता है. तो अब बेटा देखो, जीन्स किसके ऊपर लोकेटेड है? जीन्स ऑन क्रोमोसोम. नंबर किसका ज्यादा है? जीन्स मोर देन क्रोमोसोम. तो अब एक चीज समझ में आई कि एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन हो सकते हैं, मेनी जीन्स. और अगर एक क्रोमोसोम पे मेनी जीन्स हैं तो ये जीन्स कैसे हो सकते हैं? लिंक्ड. आई बात समझ में? अगर जीन्स का नंबर कम होता, क्रोमोसोम ज्यादा होता तो कोई समस्या ही नहीं थी, बट जीन्स ज्यादा है, क्रोमोसोम कम है, तो जाहिर सी बात है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स होंगे और बहुत सारे जीन्स है तो उनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा. आगे देखें कि ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कोई कंसेप्ट आया क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, ये मेजर किया जाता है जीन मैप यूनिट. कैसे मेजर करते हैं? जीन मैप यूनिट. किसने किया ये? देखो भाई, टीचर तो टीचर के स्टूडेंट्स भी बड़े डिसिप्लिन्ड और एडवांस निकले. तो यहाँ पर इनके स्टूडेंट थे, मॉर्गन के स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टूटवेंट. अब ये एल्फ्रेड स्टूटवेंट ने जीन मैप यूनिट के बारे में बताया. जीन मैप यूनिट के लिए यहाँ पर अब जब ये रिसर्च कर रहे थे, इन्हें अपने टीचर की याद आ गई. टीचर की याद आते आते ये बड़े सेंटी हो गए, इमोशनल हो गए, और इन्होंने नाम पे, अपने ही टीचर के नाम पे यूनिट दे दी, दैट इज सेंटी मॉर्गन. सेंटी मॉर्गन, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी एंड कैपिटल एन, या फिर मैप यूनिट. ठीक है. नाउ अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि लिंकेज और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है. देखो बेटा, एक सिंपल से कंसेप्ट से समझो. ये क्रोमोसोम्स है, यहां पर ए जीन है, बी जीन है, सी जीन है. ठीक. तो आपको दिख रहा है कि डिस्टेंस ए और बी का ज्यादा है कि कम है? ए और सी से ए बी का डिस्टेंस लेस देन, ए बी डिस्टेंस इज लेस देन ए सी. दिख रहा है आपको? तो अगर डिस्टेंस ए बी का कम है, मतलब ए बी दोनों पास पास है, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं, दैट मीन सेपरेट नहीं होंगे. तो लिंकेज किस में ज्यादा मिलेगा? ए बी के बीच में. तो यहां पर लिंकेज ए बी ग्रेटर देन ए सी. इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि डिस्टेंस के बीच में और लिंकेज के बीच में इनवर्स रिलेशन है. अगर डिस्टेंस ज्यादा तो लिंकेज कम, अगर डिस्टेंस कम तो लिंकेज ज्यादा. अगर लिंकेज ज्यादा होगा तो रिकम्बाइन किसी से कैसे होंगे? वो तो खुद ही हाथ नहीं छोड़ रहे. तो रिकम्बाइन नहीं होंगे तो रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर कम. रिकॉम्बिनेंट नहीं हो रहे मतलब पेरेंटल का नंबर ज्यादा. ये सारी रिलेशंस में जितनी यहाँ पर लिखूंगी, ये सब कुछ आपको लिंकेज के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा. देख ले,
रिलेशंस। सबसे पहला तो आपकी हेडिंग में ही देख लें, लिंकेज is inversely proportional to recombination. Linkage is inversely proportional to recombination. Linkage is inversely proportional to distance between two genes. अच्छा, तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। So distance between two genes directly proportional to recombination और crossing over. अब जितना ज्यादा लिंकेज था उतना कम रिकॉम्बिनेशन था, बट जितना ज्यादा लिंकेज उतना ज्यादा पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन का नंबर ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब लिंकेज ज्यादा है। अब क्रॉसिंग ओवर के बीच में अगर हम देखें तो क्रॉसिंग ओवर और डिस्टेंस कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा है, इसका मतलब समझ में आ गया कि क्रॉसिंग ओवर वैल्यू कम होगी। अब यहां पर अगर आपको क्वेश्चंस में रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज दिया है तो आप कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे भी, बट अभी हम कंसेप्चुअली इसे समझें। तो एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूं, दैट इज परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन। इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी परसेंटेज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ recombinants upon total number of progenies। मतलब कितने रिकॉम्बिनेंट्स मिले डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज इक्वल्स टू एंड इनटू 100, ये बताएगा क्या? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। अब एक चीज याद रखें, 1% RF 1% RF इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमॉर्गन। मतलब अगर आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कैलकुलेट करते आ गया है तो आप डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रिलेशन है, सिंपल सा। आई बात समझ में? सो आप इसमें सीक्वेंस बता सकते हैं, जीन्स का सीक्वेंस क्या है। क्लियर है बेटा? सो हमने रिलेशनशिप्स देख ली। देखो यहाँ पर ये सारी रिलेशंस आपको पता होना चाहिए, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, लिंकेज एंड पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, क्योंकि अभी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अब यहाँ आपने बोला पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट्स, तो अब जरा देखें तो कि रिकॉम्बिनेंट्स की रेंज क्या है। ये आंसर चेक करने का तरीका है। रिकॉम्बिनेंट्स की रेंज मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज कितना हो सकता है? 0%। ये कब होगा? जब कंप्लीट लिंकेज है। अरे भाई, जब दो जीन्स एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे,
तो वो रिकम्बाइन कैसे करेंगे? तो मिनिमम हो सकता है 0% और मैक्सिमम हो सकता है रिकॉम्बिनेशन कितना हो सकता है मैक्सिमम? सोचो, मैक्सिमम होगा 50%, 50%। आई बात समझ में? मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन कितना हो सकता है? 50%। अब ये 50% रिकॉम्बिनेशन का फंडा समझ में नहीं आया कि रिकॉम्बिनेशन 50 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता। याद करो, हमने पढ़ा है क्रॉसिंग ओवर पैकिटीन में। क्रॉसिंग ओवर के अंदर एक था फीमेल से आया हुआ क्रोमोसोम, एक था मेल से आया हुआ क्रोमोसोम। दोनों ने मिलके क्या बना लिया था? होमोलॉगस पेयर। दोनों ने क्या बना लिया? होमोलॉगस पेयर। एक जैसे कैरेक्टर्स के लिए जीन्स रखते हैं, ये सिमिलर है मॉर्फोलॉजी पे। अब यहां पर हमने देखा कि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। किसके बीच में हो रही है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस पेयर। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस पेयर। अब मुझे बताओ, कितनी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है? 2 के बीच में। टोटल क्रोमैटिड्स कितनी है? 4। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। सो 2 आउट ऑफ 4। हमेशा 2 क्रोमैटिड ही क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो 2 आउट ऑफ 4 दैट इज 50%। आई बात समझ में? तो रिकॉम्बिनेंस की रेंज लाई करती है 0 to 50। अब यहीं पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन देख ले हम। पेरेंटल, अगर हम पेरेंटल की बात करें तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन की कम से कम रेंज कि आपको इतना तो मिलेगा मिनिमम पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और मैक्सिमम इतना मिलेगा। तो अगर हम बात करें मिनिमम की, तो मिनिमम पेरेंटल कॉम्बिनेशन 50% तो मिलेगा, 50 से कम नहीं आएगा कहीं भी। 50%, 50% पेरेंटल कैरेक्टर्स तो आएंगे। और मैक्सिमम कितना आ सकता है? 100%। इसका मतलब यहाँ पर पेरेंटल की रेंज क्या होगी? 50 से 100। याद रखना, अभी हम मॉर्गन के केसेस देखेंगे, तो मॉर्गन के केसेस में 50 से 100% के बीच में पेरेंटल आएगा, और रिकॉम्बिनेंट्स की वैल्यू 0 से 50 के बीच में ही आएगी। ठीक है, तो यहां पर अब ड्रोसोफिला में मॉर्गन ने क्या क्या देखा? देखो, ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन, अभी हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें होता है मेल्स ह्यूमन जैसा ही XX XY, दिस इज फीमेल, दिस इज मेल। ठीक है, अब याद रखना, यहां पर जो हमने कैरेक्टर्स की स्टडी करी थी, दे वर प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम। कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम। अब मैं आपको ये क्रोमोसोम ड्रॉ करके बताती हूँ। ये ऐसे अगर क्रोमोसोम्स है, दीज आर X एंड X। अगर ऐसा है तो X एंड Y। क्लियर है? यहां पर जो क्रोमोसोम पे स्टडी किया गया वो कुछ ऐसे कैरेक्टर थे। ठीक है, अब इसे मैं बता दूं कि इसकी लोकेशन कहां पर है। एक X क्रोमोसोम हमने लिया, अब इस X क्रोमोसोम पे एक इधर और ये इधर, यहां पर दिस इज जीन फॉर बॉडी कलर। किसके लिए जीन है ये? बॉडी कलर के लिए। दिस इज जीन फॉर आई कलर। क्लियर है? और
ये जीन किसके लिए है? विंग साइज। तो एक्स क्रोमोसोम पे 3 जीन्स है, 3 कैरेक्टर के जीन्स है, बॉडी कलर, आई कलर, विंग साइज। अब आप इसे देख के ही बता सकते हैं कि कौन से जीन्स के बीच में लिंकेज ज्यादा मिलेगा। अब मैं बता दूं कि 2 क्रॉसेस परफॉर्म किए गए। एक क्रॉस था क्रॉस ए, जिसने स्टडी करा बॉडी कलर को और आंखों के कलर को, ठीक है। दूसरा क्रॉस था क्रॉस बी, जिसने देखा आंखों के कलर को और विंग के साइज को। यहां पर एक टेबल हम बना लेते हैं। ठीक है, अब ये याद रखना कि मेंडल ने जैसे फीमेल जनरली डोमिनेंट ली थी, और मतलब फीमेल पार्ट या फीमेल फ्लावर डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए थे और मेल रेसेसिव, बट यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पर देखो मेल को डोमिनेंट और फीमेल को कैसा लिया, रेसेसिव। यहां पर डोमिनेंट के लिए एक शब्द एनसीईआरटी बार बार यूज करती है, वाइल्ड टाइप। तो जिन बच्चों को वाइल्ड टाइप से कंफ्यूजन होता है, आज ये लेक्चर में क्लियर हो गया आपको कि डोमिनेंट मतलब क्या है, वाइल्ड टाइप मतलब डोमिनेंट है। अब इधर कैरेक्टर्स देख ले बेटा, यहां पर कैरेक्टर्स है, इधर ये फीमेल और ये मेल, ठीक है। पहला कैरेक्टर जो हमने देखा था वो है बॉडी कलर। याद रखो हमेशा डार्क कलर डोमिनेंट होता है, कलरलेस चीजें या वाइट कलर रेसेसिव होता है। तो अब इसमें फीमेल में कौन सा बॉडी कलर लिया गया, येलो बॉडीड। मेल में ब्राउन बॉडीड। अगर हम बात करें आंखों के कलर की, नेक्स्ट हो गया आई कलर। तो मेल को तेज गुस्सा आ रहा है, गुस्से में आंखें लाल हो गई, तो आंखों का कलर क्या हो जाएगा, रेड। मेल में यहां मेल कैसा लिया है, डोमिनेंट लिया है बेटा, देखो लिखा है ना नीचे। और ये फीमेल कैसी है, रेसेसिव। तो आंखों का कलर फीमेल में व्हाइट आईड है और इधर मेल रेड आई। आई कलर के बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं विंग साइज। अब विंग साइज में पहला, अगर हम फीमेल की बात करें तो विंग साइज में सबसे पहला आ जाता है, रेसेसिव कैरेक्टर आएगा तो इसमें मिनिएचर विंग। और मेल में कैसे थे, वाइल्ड टाइप में नॉर्मल विंग। अब मैं इनके नोटेशंस आपको बता दूं, जैसे हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स में डोमिनेंट से अल्फाबेट लेके उसी का स्मॉल रेसेसिव में दिया, यहां पर रेसेसिव का अल्फाबेट लेके डोमिनेंट में उसके ऊपर प्लस लगा देंगे। देखो कैसे, इधर देखना, बॉडी कलर येलो, तो ये रेसेसिव कैरेक्टर, तो इधर लिख दिया वाई। अब इसी को लिख दिया y प्लस, क्लियर है, y और y प्लस। अगला, अगर हम बात करें वाइट की तो इधर होगा w, यहां पर लिखोगे w प्लस। मिनिएचर में स्मॉल m और इधर लिखोगे m प्लस, ठीक है। तो अब हमें क्रॉसेस को देखना है, ये चीज हम देख चुके हैं। तो सबसे ज्यादा टाइटली लिंक्ड कौन से क्रॉस होंगे, क्रॉस ए मतलब बॉडी कलर और आंखों का कलर, जिसमें देखा बॉडी कलर और आंखों का कलर देखा, तो ये जीन्स कैसे होंगे, टाइटली लिंक्ड।
और अगर हम इनकी बात करें, आंखों के कलर और विंग साइज को देखें, तो ये जीन्स कैसे हैं, लूजली लिंक्ड। तो अब आपको समझ में आ गया कि लिंकेज अगर ज्यादा है, टाइटली लिंक्ड है, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेगा। तो क्रॉस ए में पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेगा। और अगर पेरेंटल दिया है तो आप 100 में से उसे सब्सट्रैक्ट करके क्या निकाल सकते हैं, रिकॉम्बिनेंस। देखें जरा, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। देखो, मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस in Drosophila to study the genes that were sex-linked. The crosses were similar to dihybrid crosses carried out by Mendel in the peas. For example, Morgan hybridized, देखो, yellow-bodied recessive white-eyed female, brown-bodied red-eyed male, dominant character male में, and intercrossed their progenies. F1 progeny को भी intercross किया. He observed that the two genes did not segregate independently. मतलब कुछ तो हुआ है जीन्स के बीच में. F2 रेशो जो 9:3:3:1 आना चाहिए, उससे डेविएट हो गया. मतलब जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ दिया था मेंडल ने, तब ऐसा लिंकेज जैसा कंसेप्ट नहीं पता था. Morgan and his group knew that genes are located on the X chromosome. तो कौन से जीन्स की स्टडी करी, जो X क्रोमोसोम पे है, and saw quickly that when the two genes in the dihybrid cross were situated on the same chromosome, proportion of parental gene combination was much higher than non-parental. अभी हमने वही बात करी. Morgan attributed this due to physical association, linkage की definition है, and coined the term linkage. And the term recombination describe the generation of non-parental gene combinations. Morgan and his group also found that even when genes are grouped on the same chromosome, कुछ genes tightly linked है, अभी हमने देखे, and कुछ genes कैसे हैं, loosely linked. Cross A tightly linked, cross B loosely linked. For example, the genes white eye and yellow body tightly linked है, and shows 1.3% recombination. सिर्फ कितना रिकॉम्बिनेशन है, 1.3%. तो 100 में से माइनस कर लो, पेरेंटल आ जाएगा. मुझे बताओ, मैंने आपको रिकॉम्बिनेशन की रेंज क्या बताई, 0 से 50 के बीच में. तो ये 0 से 50 के बीच में है, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया. व्हाइट एंड मिनिएचर विंग की बात करें, मतलब जब आंखों का कलर और विंग का साइज देखा गया, तो रिकॉम्बिनेशन देखो कितना मिला, 0 से ज्यादा है पर 50 से अभी भी कम है, तो 37.2%. अगर ऐसा है तो पेरेंटल 100 में से माइनस करके कैलकुलेट हो सकता है. His student Alfred Sturtevant used the frequency of recombination between the gene pairs on the same chromosome. देखो उन्होंने किसे यूज किया, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, अभी परसेंटेज फॉर्मूला लिखवाया ना, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी परसेंटेज को यूज किया टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड मैप्ड देयर पोजीशन. अभी हम इन्हें किस नाम से जानते हैं, जीन मैप यूनिट. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग इज डिस्क्राइब्ड. अब यहां पर देखो आप, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी. क्रॉस ए में किसके बीच में क्रॉस था, बॉडी कलर एंड आई कलर, ये दोनों जीन्स पास पास थे. क्रॉस बी में आंखों का कलर, आई कलर और विंग साइज, ये थोड़े से दूर थे. ठीक है, अब देखते जाओ, जहां पर आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, प्लस प्लस मतलब वाइल्ड टाइप है, डोमिनेंट है, और ये रेसेसिव. यहाँ पर सेम केस है. F1 जनरेशन में मिला आपको. F1 जनरेशन जब इनके गैमीट बने, तो ये सिमिलर प्रकार के गैमीट इसने बनाए. ये हेट्रोगैमस है, तो इसने 2 प्रकार के गैमीट बनाए, एक में X गया और एक में Y गया. फिर जब रिकम्बाइन हुए तो आपको F1 जनरेशन में ये मिले प्रोजेनिस. ठीक, अब F1 जनरेशन में ये प्रोजेनिस मिले, तो उनके बाद आपको दिखाई दिया, क्रॉसिंग के बाद एनसीईआरटी में दिया है ना कि F1 के प्रोजेनिस को क्रॉस करना, इंटरब्रीड करने के बाद ये मिला.
तो रिकॉम्बिनेंट 1.3%, 100 में से माइनस करो, पेरेंटल कितना 98.7%, याद करो अभी बताया था आपको लिंकेज और पेरेंटल में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। तो लिंकेज ज्यादा, डिस्टेंस कम था जीन्स के बीच में, ये दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम है ना, और इधर डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस कम, लिंकेज ज्यादा, पेरेंटल ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन कम। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इस तरीके से आपको टोटल 8 प्रोजेनीज मिल रही है, जिसमें आपको रिकॉम्बिनेंट्स भी मिल रहे हैं, पेरेंटल टाइप्स भी मिल रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस, कि अगर आप ऐसे जीन्स को देख रहे हो जो पास पास है, सो दे हैव द टेंडेंसी टू इनहेरिट टुगेदर, वो साथ में इनहेरिट होना चाहेंगे। तो रिकॉम्बिनेशन ऐसे केसेस में कम हो जाता है। बच्चों इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जब हम PYQs डिस्कस करेंगे तो जरूर करेंगे, क्योंकि जीन फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस आपको पता चल गया तो आप कैसे बता सकते हैं कि जीन्स की लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम क्या है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसे हम डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चंस के साथ भी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। थैंक यू सो मच।